होना शुरू हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो पैनिक डिसऑर्डर है। जैसा कि हम एक सीरीज़ साइकेट्रिक डिसऑर्डर की डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी सीरीज़ का अब थर्ड डिसऑर्डर आज हम डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो इसकी होती है प्रेजेंट कंप्लेन, कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो वो कौन सी सिम्टम आपको प्रेजेंट करता है, वो सिम्टम दूसरी सिम्टम के साथ किस तरह क्लैश करती हैं या किस तरह आप उसे दूसरी सिम्टम के साथ अलग करके पैनिक डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं। तो उसमें जो मेन सिम्टम है वो जो है उसमें सबसे पहले है चेस्ट पेन, फियर ऑफ हैविंग हार्ट अटैक, यानी कि इसमें मरीज़ जो है वो ऐसे महसूस होता है जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला है। हैवीनेस फील करता है और उसको इस तरह महसूस होना शुरू हो जाता है कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है, और यही हार्ट अटैक का खौफ उसे मज़ीद एंग्जाइटी जो है वो इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ज़्यादा फेयरफुल हो जाता है। उसमें दूसरी चीज़ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होनी शुरू हो जाती है। जो एक नॉर्मल रूटीन है सांस की उसमें उसे तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद उसे फीलिंग ऑफ सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है, डेजीनेस होनी शुरू हो जाती है। ये वो सारी सिम्टम है जो कि पेशेंट आम हालात में दूसरे पेशेंट में जब देखता है तो उसे वो हार्ट अटैक की सिम्टम लगती है, और पेशेंट के जहन में इन सिम्टम के साथ जो सबसे पहला जो व्यू आता है वो यही होता है कि वो हार्ट अटैक का शिकार होने लगा है, जिसकी वजह से पेशेंट को मज़ीद एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है और पेशेंट जो है वो ज़्यादा फेयरफुल हो जाता है। तो पैनिक जो डिसऑर्डर है इसमें जब पेशेंट एमरजेंसी में लाया जाता है तो उसमें यही मेन सिम्टम होती है, और पेशेंट के जहन में जो मेन फोकस होता है वो होता है कि अब हार्ट अटैक होने वाला है, और पेशेंट हार्ट अटैक के ही खौफ में मुब्तला रहता है। उसके बाद इसकी जो एसोसिएट फीचर्स हैं सिम्टम के, जो ज़्यादा दूसरे सिम्टम के साथ कॉमन है, कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनमें पल्पिटेशन है, फीलिंग ऑफ चोकिंग है, फीलिंग ऑफ चरिंग द स्टोमक है, डेजीनेस है, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, फीलिंग ऑफ सम डिज़ास्टर और डेथ, यानी कि इसमें ये सारी फिज़िकल सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये 3 to 4 attack of sudden onset of anxiety or fear in which there is a feeling of dread, impending disaster, accident, and the patient feel as if he and she is about to die. It often occur with physical symptoms such as palpitation, chest pain. ये वो सारी सिम्टम हैं जो कि पेशेंट को फील होना शुरू हो जाती हैं, और ये सारी की सारी फंक्शन लेवल तक होती हैं, यानी कि इनकी कोई ऑर्गेनिक रीज़न नहीं होती। जब डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस कराई जाएंगी तो कोई इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव नहीं आएगी, किसी चीज़ में कोई अबनॉर्मल नहीं आएगी, और ये सारी फंक्शनल कहलाती हैं। इन सिम्टम के साथ पेशेंट आएगा और वो यानी कि इस तरह फीलिंग देगा जिस तरह ये सारा कुछ उसके साथ हो रहा है, जबकि उसकी कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं होगी। उसके बाद ये इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता है, और ये जो ड्यूरेशन है ये फ्यू मिनट टू आवर्स तक जाता है, यानी कि ये लंबे अरसे तक भी, चंद मिनट का भी हो सकता है और काफ़ी लंबे घंटों तक भी जा सकता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसका ऑनसेट कैसा है, कि अचानक होता है, किसी वक्त भी, किसी सिचुएशन में भी ये हो सकता है, और ये फिर प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कम होने की बजाय ये बढ़ता 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 अपने पीक टाइम से ये वापस आता है, जब तक कि कोई मेडिकल इसे सपोर्ट ना दी जाए, जब तक इसे कोई मेडिकल कोई एड ना प्रोवाइड की जाए, उस वक्त तक ये चीज़ें अपनी पीक की तरफ जाती रहती हैं। पैनिक डिसऑर्डर आल्सो लीड टू फियर ऑफ एन अदर अटैक, अवॉइडेंस ऑफ प्लेस वेयर अटैक अकर्ड, avoidance exercise and activity that produce similar symptom. In this condition the basic problem rise in the patient cognition. पेशेंट हर वक्त एक खौफ की कंडीशन में रहता है कि कहीं अटैक उसे हो ना जाए, और अगर अटैक कहीं हो गया तो वहाँ उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, उसको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं होगा, कोई उसकी वहाँ मदद करने वाला नहीं, और ये जो उसे खौफ है ये उसे मुख्तलिफ सिचुएशन से अवॉइडेंस में ले जाती है। वो डिफरेंट जगह पे जाने पे अवॉइड करना शुरू कर देता है, पब्लिक प्लेस पे जाने से अवॉइड शुरू कर देता है, शादी ब्याह या इस तरह की गैदरिंग में वो अवॉइड करता है, जिसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और वो अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज से अवॉइड करना शुरू कर देता है कि कहीं मैं अगर फिज़िकल एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे वैसा अटैक ना हो जाए, और ये फियर उसको इस
अगर दूसरे अटैक का फेयर हर वक्त जो उसे एक उसकी सोशल लाइफ से दूर करना शुरू कर देता है। और अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोस की बात करें कि सेम सिम्टम जिसकी कोई मेडिकल ग्राउंड होती है तो वो सिम्टम हमें मिलती हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ में या अस्थमैटिक पेशेंट में। सेम कंडीशन सेम सिम्टम उसमें होती हैं, लेकिन उसकी जो बायोलॉजिकल ग्राउंड है वो आपको मिल जाएगी डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन से। तो लिहाजा इसे आप जो डिफरेंशियल डायग्नोज है वो इसका जो है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ और अस्थमैटिक पेशेंट से है। इसके अलावा जो दूसरे साइकेट्रिक पेशेंट है जैसे कि फोबिक डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है, उसमें भी पेशेंट जो है वो सिचुएशन से अवॉइड करता है। लेकिन अगर आप इसकी डीप एनालिसिस करेंगे, डीप हिस्ट्री लेंगे, तो वहाँ ये चीज़ पता इजीली समझ लग जाएगी कि जो पैनिक डिसऑर्डर है उसमें किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से या स्पेसिफिक चीज़ से पेशेंट फियर नहीं होता, वो एक अटैक से फियर होता है कि कहीं उसको अपना अटैक ना आ जाए। उसको यानी कि आप फोबिया होता है अपनी पर्सनल फीलिंग्स का, ना कि कहीं एक्सटर्नल किसी चीज़ का खौफ होता है। जबकि फोबिया में जो मेन चीज़ होती है वो स्टिमुलस होता है, सिचुएशंस होती हैं, कोई ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसके साथ ये सिम्टम सेम होती हैं, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, जो मेन मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है। उसके अलावा जो लो मूड होता है वो डिप्रेशन में भी होता है, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर में जो पेशेंट का लो मूड होता है वो उसकी हेल्थ रिलेटेड होता है, उसके कहीं पैनिक अटैक ना हो जाए, उसकी जनरल हेल्थ कंडीशन की वजह से उसका मूड लो होता है। अब हम अगर बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो नो वी discuss the main tool by which we can manage the panic disorder. So first of all, the most important thing is information care. If a person suffer panic disorder, then you have to clear the basic concept of panic disorder कि इसका ये है क्या, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप पैनिक डिसऑर्डर की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं प्रोवाइड करते कि वो उसको पेशेंट को या उसके केयर टेकर को, तो ये हर रोज़ का एक नया डायलेमा बन जाएगा कि पेशेंट को दिन में पैनिक अटैक होगा, उसको लेके हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और कुछ देर वहाँ रखने के बाद फिर इमरजेंसी मैनेजमेंट के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कराई जाएंगी कोई बायोलॉजिकल ग्राउंड मिलेगी नहीं और वो फिर डिस्चार्ज होके आ जाएगा और ये चीज़ बार बार चलती रहेगी। तो इसलिए ये चीज़ें पेशेंट के केयर टेकर से या पेशेंट से चीज़ें क्लियर कर लें कि ये डिसऑर्डर है क्या, कि ये ट्रीटेबल है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या सिम्टम हैं, ये कितनी डेंजरस हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग है या नहीं है, ये किस तरह ख़त्म होंगी, क्यों शुरू होती हैं, इसकी सारी सिम्टम जिसमें हम कॉमन एंड ट्रीटेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज़, symptom although pregnant but not dangerous or fatal, like storm, transient and will pass away. All you have to do is nothing to do. Mental and physical symptom of anxiety reinforce each other. Do not withdraw the situation. These are the all basic guidelines which you have to provide the patient and patient's caretaker. If you miss these information, then daily basis patients suffer a painful situation. They go hospital and healthcare setting and gain medical attention but found nothing. So you have to give clearly all the information regarding the management. And next one is the main important thing which deal the panic disorder is counseling. Concrete on control anxiety, not on physical symptom. You have to control the clear symptoms, differentiate the other disorders, practice slow relaxation breathing, identify fear and then challenge that, which statement like I am not having a heart attack, it is panic attack that will pass away within a few minutes. These are the basic self statement which a patient have to do in daily practice, कि पेशेंट अपने आप को इस चीज़ का क्लियर कट कंसेप्ट दे कि जो मेरा ये अटैक है ये एंजाइटी का अटैक है, ना कि इसमें कोई बायोलॉजिकल रीज़न है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। और इसको इस सारे पीरियड को गुजारने के लिए जो मेन चीज़ है वो उसकी है डीप ब्रीथिंग,
कि पेशेंट लंबे लंबे सांस ले ताकि वो एंग्जाइटी लेवल को डाउन करे, उसको ये मसलसल ट्रेनिंग सिखाएं, उसको खुद को रिलैक्स करना सिखाएं कि जैसे ही ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी फीलिंग आपको महसूस हो, आप खुद को कंट्रोल करना शुरू कर दो, खुद को रिलैक्स करना शुरू कर दो। इस तरह आप अपने आप को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेशेंट को इस चीज़ का क्लियर करें कि ये जो आपका फियर है, ये इसको ख़त्म करना आपका ट्रीटमेंट है। आपने अपने इस फियर को ख़त्म करना है, ना कि अपने इस फियर को अपनी बीमारी समझना है। ये फियर कुछ देर के लिए आएगा और ख़ुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएगा। एंड लेकिन बट इन सम सिचुएशन patient has to need some medication, but maximum try to avoid the medication in these symptoms, but बाज़ कंडीशन में आपको मेडिसिन देना पड़ेगी। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, जो एंटी एंग्जाइटी है उसकी जो डोज है वो 2 से 3 हफ्ते तक आप उसे यूज़ करवाएं। लेकिन ये डोज जो है, ये जो मेडिकेशन है, ये 5 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करवानी। यानी कि मेडिसिन के लिए जो मेन गाइडलाइन है वो ये है कि इन्हें आप कोई भी बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पेशेंट हेल्थ, पेशेंट अदर मॉर्बिडिटीज़ आप शुरू करवाएं, लेकिन वो 2 to 3 वीक जब इन एमरजेंसी कंडीशन, बट टेपर ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम। When discontinues the drug, taper, continue use of benzodiazepine, high risk of sudden problem may be arise। सो आहिस्ता आहिस्ता इसे टेपर ऑफ करते हैं। यानी कि ये बेंजोडाइज़ेपिन की एक कह लें आइडेंटिटी है कि जब इसे यूज़ करवा देते हैं तो फिर इसे फ़ौरन छोड़ना जो है नुकसानदेह होता है, लिहाजा इसे स्लो टेपरिंग से इसे आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करवाएं। लेकिन ये बात देखने में एक्सपीरियंस में आई है कि अकेली एंग्जाइटी होती नहीं है। इसका मैकेनिज्म को ज़रा गौर से समझें कि होता है क्या कि पेशेंट को जो है उसकी फिज़िकल सिम्टम की एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, यानी कि एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। और जब एंग्जाइटी होती है तो पेशेंट जो है वो अलर्ट हो जाता है रिगार्डिंग द फिज़िकल कंडीशन, जो उसे डिप्रेशन में लेके जाती है। तो लिहाजा एंग्जाइटी बहुत कम देखने में आई है, अकेली हो, इसके साथ उसकी डिप्रेसिव सिम्टम भी होते हैं। लिहाजा इस कंडीशन में हम एंटी डिप्रेसेंट भी यूज़ करवा सकते हैं, जिसमें फ्लॉक्साटीन है, क्लोप्रामीन है या SSRI, कोई भी आप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन साथ एंटी बेंजोडाइज़ेपिन के साथ। तो ये इसकी मेन मेडिसिन है। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि वो 4 हफ्ते से ट्रीटमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा या कोई मेडिकल कंडीशन आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो देन मेन है कि इसे आप रेफ़र करें स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए।